नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन, जो कि ग्रुप 17 का दरअसल सेकेंड लेक्चर है। ओके, ये ग्रुप 17 का कौन सा लेक्चर है बच्चों? सेकेंड। पहले लेक्चर में हम लोगों ने ग्रुप 17, जिसको कि हम लोग हैलोजन फैमिली भी बोलते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देखा था हम लोगों ने। और आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग जानेंगे किस चीज के बारे में? तो आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे ग्रुप 17 यानी कि हैलोजन फैमिली के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। दरअसल हैलोजेंस के केमिकल प्रॉपर्टीज का बहुत ज्यादा रेंज है, तो इस वजह से उसको एक लेक्चर में तो कंप्लीट नहीं करा जा सकता है। इस वजह से बच्चों हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन को एक दो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग मुख्य रूप से ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं क्या चीज का? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन। तो बच्चों, जैसा कि तुम लोगों को पता है कि जितने भी हैलोजन होते हैं कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और अगर साथ में हम लोग एस्टेटाइन को भी ले लें, ऐसे तो एस्टेटाइन जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और एस्टेटाइन के बारे में हम लोग सेपरेटली अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग सबों को एक साथ ले लें तो इन सबों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम लोग क्या पाते हैं? दे ऑल लैक वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जितने भी हैलोजन हैं, इन सबों में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है फ्रॉम द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। किससे? तो जैसे हम लोग बात करें तो फ्लोरीन जो होता है नियॉन से एक इलेक्ट्रॉन का कमी रखता है, क्लोरीन जो होता है वो आर्गन से एक इलेक्ट्रॉन का कमी रखता है, ब्रोमीन जो रहता है क्रिप्टन से एक इलेक्ट्रॉन का कमी रखता है, आयोडीन जो होता है वो जिनॉन से एक इलेक्ट्रॉन का कमी रखता है, और एस्टेटाइन जो होता है वो रेडॉन से एक इलेक्ट्रॉन का कमी रखता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जितने भी हैलोजन आप लोगों को नजर आ रहे हैं, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, एस्टेटाइन हो, तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर करना चाहेगा, यानी कि ये सब का सब एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, जिस वजह से इन सबों की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। इन सबों की रिएक्टिविटी वेरी हाई। ये सबों की रिएक्टिविटी हम लोग क्या देखते हैं? बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम? बहुत ही ज्यादा। और अगर इन सबों में रिलेटिव रिएक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें, इन किन में? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, एस्टेटाइन को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इन सबों में अगर आप लोग गौर करोगे तो रिएक्टिविटी ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाता है। तो इसका कई सारा वजह होता है, जिसको कि हम लोग इस केमिकल प्रॉपर्टीज में एक एक करके देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी शुरुआत करने के पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं एनामेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन की। फ्लोरीन का एनामेलस बिहेवियर, व्हाट इज? ANAMALOUS ऑफ किसका? तो फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन के एनामेलस बिहेवियर की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोगों ने पहले ही देख रखा है कि पीरियोडिक टेबल के हर एक ग्रुप का जो हेड मेंबर होता है ना, वो हेड मेंबर मतलब क्या? ये पहला मेंबर जो होता है हर एक ग्रुप का। जैसे यहाँ पर ग्रुप 17 में मान लेते हैं फ्लोरीन है, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन है, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन है, ग्रुप 14 में कार्बन है, बोरोन है, जो भी है, हर एक ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है वो बाकी सबसे अलग जैसा बिहेवियर शो करता है, और उसी बिहेवियर को बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं? एनामेलस बिहेवियर। किसका? हेड मेंबर का। ऐसे ग्रुप 17 में हेड मेंबर कौन है बच्चों? तो ग्रुप 17 में हम लोग क्या देख रहे हैं? हेड मेंबर जो है फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन का प्रॉपर्टी बाकी सबसे अलग जैसा होता है, थोड़ा अलग होता है, जिसको कि हम लोग क्या नाम देते हैं? एनामेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं रीजन ऑफ एनामेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, कि क्यों फ्लोरीन जो होता है बाकी सबसे अलग जैसा बिहेवियर शो करता है। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? रीजन ऑफ ANAMALOUS एनामेलस बिहेवियर ऑफ किसका? फ्लोरीन की। फ्लोरीन जो होता है ग्रुप के बाकी मेंबर से अलग जैसा बिहेवियर क्यों शो करता है? तो इसका वजह अगर हम लोग देखें तो दो तीन वजह होता है। उन सारे वजहों को अगर आप लोग गौर से देखो बच्चों, तो सबसे पहला वजह तो ये होता है ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, कि इसका जो साइज होता है ना, किसका? फ्लोरीन का, वो काफी छोटा होता है। ग्रुप के बाकी मेंबर से फ्लोरीन का साइज चूंकि बहुत छोटा होता है, इस वजह से फ्लोरीन जो होता है बाकी सबसे अलग जैसा बिहेवियर शो करता है। दूसरा वजह होता है ड्यू टू वेरी हाई
आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। चूंकि फ्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है ग्रुप के बाकी मेंबर के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाई होता है, इस वजह से ये जो है फ्लोरीन बाकी सबसे अलग जैसा बिहेवियर शो करता है कि नहीं। और तीसरा वजह जो होता है वो है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ किसका, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल के अनअवेलेबिलिटी के वजह से भी फ्लोरीन जो होता है वो बाकी सबसे अलग जैसा बिहेवियर शो करता है। तो अभी के अभी याद कर लेते हैं, क्योंकि ये जो अभी हम लोग याद करेंगे ये एनोमलस बिहेवियर का रीजन सिर्फ फ्लोरीन के लिए हम लोग याद नहीं करेंगे। हम लोगों को पता है कि हर एक ग्रुप का जो हेड मेंबर होता है वो बाकी सबसे अलग जैसा बिहेवियर शो करता है, उसका सामान्य तौर पर यही वजह होता है। वो जो पहला मेंबर होता है उसका साइज काफी छोटा होता है, वो जो पहला मेंबर होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बाकी से बहुत ज्यादा होता है, और वो जो पहला मेंबर होता है उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, बाकी सब में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जिस वजह से पहला मेंबर बाकी सबसे अलग जैसा बिहेवियर शो करता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स। एग्जाम्पल मतलब क्या कि क्या क्या ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि फ्लोरीन बाकी सबसे अलग जैसा बिहेवियर शो करता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट ही देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो हम लोग पाते हैं फ्लोरीन जो होता है वो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 में रहता है, लेकिन बाकी सारे मेंबर को देखोगे ना जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह ये सब भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, क्योंकि ये सब का सब एक इलेक्ट्रॉन लैक करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन लैक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन लेके ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहेगा, और जैसे दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन लेके ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा तो ये सब का सब किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, -1 में। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है ये -1 के अलावे +1 में भी रहता है, +3 में भी रहता है, +5 में भी रहता है, +7 में भी रहता है। तो ये डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलता है फ्लोरीन में और बाकी सारे मेंबर में। दूसरा बात आप लोग जानो कि बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, बॉन्ड MULTIPLICITY, आप लोग गौर करोगे कि फ्लोरीन जो होता है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी एक ही होती है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में कभी कभी आप लोगों को जैसे ऑक्सी एसिड्स वगैरह में डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड यहाँ पर कौन सा डबल बॉन्ड होता है, डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग के बाद। यहाँ पर ये नहीं समझ लेना कि ये डबल बॉन्ड जो है वो पी पाई ओवरलैपिंग से बनेगा, क्योंकि पी पाई बॉन्ड जो बनता है वो सिर्फ छोटे मेंबर के द्वारा बनता है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो होता है ये बड़ा एलिमेंट। और सारा डिफरेंस ये है कि फ्लोरीन जो होता है वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम 2 तक ले आता है। फ्लोरीन जो होता है मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तक ले आता है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो होता है अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक ले जा सकता है। और डिफरेंसेस की बात करें तो फ्लोरीन का जो हाइड्राइड होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, या फ्लोरीन का और भी कंपाउंड जो होता है ना वो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन ऐसा ही कंपाउंड क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन का देखोगे तो वो किस स्टेट में रहेगा बच्चों, वो गैसियस स्टेट में रहेगा। तो इस तरह से और भी कई सारा डिफरेंसेस हम लोगों को देखने को मिल जाता है किसमें किसमें, फ्लोरीन से और बाकी मेंबर ऑफ द ग्रुप में। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों अभी तक आप लोग भूल गए होंगे कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। बच्चों अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन, हैलोजन का केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन में हम लोगों को एक्चुअली पढ़ना प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन में हम लोगों को एक्चुअली बहुत तरह की चीजों को पढ़ना है, और उनमें एक एक करके पहले देख ही लेते हैं कि पढ़ना क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो इससे क्लियर रहेगा दिमाग में कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में बच्चों सबसे पहले पढ़ना है। दूसरा हम लोगों को हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ना है। हाइड्राइड्स कहने का मतलब कि ग्रुप 17 में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब का सब कैसा कैसा हाइड्राइड बनाता है और उन सारे हाइड्राइड का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। उसके बाद हम लोगों को बच्चों रिएक्शन विथ ऑक्सीजन बोल दो या फिर ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ना है कि ग्रुप 17 का एलिमेंट जो है वो कैसा कैसा ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद हम लोगों को मेटल के साथ रिएक्टिविटी हम लोग देखते हैं, मेटल के साथ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन विथ मेटल्स, ये चीज हम लोगों को देखना होता है। और उसके बाद हम लोगों को देखना होता है रिएक्शन विथ हेलाइड्स, रिएक्शन विथ हेलाइड्स, ये तो गजबे चीज आप लोग देख रहे होंगे। रिएक्शन विथ हेलाइड्स करने का मतलब हैलोजन है ही, वो हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा, हाँ ऐसा होता है। और जिसके बाद बनता क्या है, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का बनना होता है। तो वो इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होता है उस बारे में बच्चों हम लोगों को देखना है।
और यहाँ जो रिएक्शन विथ हैलाइड में हम लोग मान लो या फिर अलग टॉपिक है मान लो कि ये हैलोजन जो होता है वो बाकी मेंबर से रिएक्ट करके कैसे हैलाइड बनाता है, उस बारे में भी बच्चों हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ना है। तो कुल मिलाकर केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों हम लोगों को कितने टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर, हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, मेटल के साथ रिएक्टिविटी, इंटर हेलोजन कंपाउंड और बाकी सारे एलिमेंट के साथ जो हेलोजन हैलाइड बनाता है उन बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो बच्चों हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्या चीज के साथ, ऑक्सीडाइजिंग पावर के साथ। बच्चों जैसा कि मेरा आदत है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर को पढ़ाने के पहले मैं उन सारे बेसिक बातों को एक बार डिस्कस कर लेता हूं जिसका जरूरत हम लोगों को ऑक्सीडाइजिंग पावर में मिलेगा। सबसे पहला है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, कोई भी दो एटम है तो उस दो एटम के बीच जो ये बॉन्ड है, बॉन्ड क्या होता है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये बॉन्ड ये दो एटम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इस बॉन्ड को तोड़ने में जितना एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है उस एनर्जी को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, बॉन्ड एनर्जी। और ये प्रक्रिया जो होता है ये हमेशा एंडोथर्मिक होगा और एंडोथर्मिक होने के वजह से बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। बताओ तो बच्चों इसमें किसी को तकलीफ है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी बॉन्ड को तोड़ेंगे ना तो उसमें ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि बॉन्ड तोड़ने के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इस वजह से बॉन्ड एनर्जी जो है बच्चों वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बॉन्ड एनर्जी की अगर हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हैलोजेंस में बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले अपने पास कौन है, फ्लोरीन, उसके बाद कौन है बच्चों, क्लोरीन, उसके बाद बच्चों क्या है, ब्रोमीन, और उसके बाद बच्चों अपने पास क्या है, आयोडीन। तो तुम गौर करोगे सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होना चाहिए किसका, फ्लोरीन का। क्यों, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जो होता है ना वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि साइज जितना ज्यादा होगा ना बॉन्ड एनर्जी कम। जैसे कि मान लो ये बॉन्ड दो छोटे छोटे एटम के बीच बना है और ये बॉन्ड जो बना है ये दो बड़े बड़े एटम के बीच बना है। ऑब्वियस सी बात है इन दोनों एटम के बीच का न्यूक्लियस नजदीक है और ये दोनों बॉन्ड जो एटम जो है छोटा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, और एटम जैसे बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। और जैसे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो इसको तोड़ना आसान होगा और इसको तोड़ना मुश्किल होगा, जिस वजह से छोटा साइज तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा दिख रहा है ना। बॉन्ड एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो आप इस तरह से भी देख सकते हो, आप लोगों को दो लकड़ी का टुकड़ा देते हैं, एक ये लकड़ी का टुकड़ा है और एक दूसरा लकड़ी का टुकड़ा है। तो आप लोगों से बोला जाए या पूछा जाए दोनों लकड़ी के टुकड़े की मोटाई अगर सेम है तो बताओ तो किसको आसानी से तोड़ोगे, आप लोग इसको आसानी से तोड़ोगे, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो कि बताता है कि जितना छोटा बॉन्ड होगा उसका वो बंधन मजबूत होता है और उसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एटम का साइज अगर छोटा रहा, एटम का साइज जो है बच्चों अगर छोटा रहा तो उसका बॉन्ड एनर्जी जो है वो भी ज्यादा होगा। तो बताओ तो इस हिसाब से मतलब एक्सपेक्टेड ऑर्डर में देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होना चाहिए बच्चों, उस हिसाब से तो फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन रियल ऑर्डर जो होता है ना बॉन्ड एनर्जी का हैलोजन में वो अनएक्सपेक्टेड होता है। उसे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आप लोगों को दिखेगा कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होता है क्लोरीन का। देखो याद कर लो, उसके बाद बॉन्ड एनर्जी होता है किसका, ब्रोमीन का, उसके बाद किसका बॉन्ड एनर्जी होता है तब फ्लोरीन का, और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी जो होता है बच्चों वो किसका होता है, आयोडीन का। तो कुछ खतरनाक बात हुआ ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है कि फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी जो सबसे ज्यादा होना चाहिए उसका बॉन्ड एनर्जी तो बहुत कम है। यानी कि सबसे ज्यादा क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब फ्लोरीन और तब आयोडीन। यानी कि इस तरह से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, ClCl से कम होता है बॉन्ड एनर्जी Br, उससे कम बॉन्ड एनर्जी होता है Ff और उससे कम बॉन्ड एनर्जी होता है II। तो यहाँ देखकर इस चीज को देखकर क्या पता चल रहा है, देखो तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो बताओ तो किसका सबसे ज्यादा होगा बच्चों, बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन का ज्यादा होगा और सबसे ज्यादा, और आयोडीन का बच्चों बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा या सबसे कम, मेरे ख्याल से सबसे कम होगा, है कि नहीं। अब हम लोग जानते हैं वजह क्या है
कि ये जो अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड क्या है कि फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होता है। तो इसका वजह क्या होता है, उस वजह को हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो वजह में अगर आप लोग जाओगे तो देखो फ्लोरीन का साइज छोटा है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ भी छोटा होगा, क्लोरीन वगैरह का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा, है ना बच्चों। क्यों, क्योंकि एटम का साइज जो है वो ज्यादा है। अगर ब्रोमीन की बात करें तो उसका बॉन्ड लेंथ तो और भी ज्यादा होगा, जैसे कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग दिखाएं तो ब्रोमीन का बॉन्ड लेंथ तो और भी ज्यादा होगा कि और भी कम होगा। और आयोडीन की बात करें तो ये तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन के भी बाहर चला जाएगा। इस तरह से हम बना दिए हैं, लेकिन आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, अब नजर आ रहा होगा। खैर, अपने को तो फ्लोरीन को दिखाना है। तो यहाँ पर गौर कर रहे होगे कि सारे हैलोजन में तीन तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा या रिपेल कर रहा होगा। ये सारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा। यहाँ क्लोरीन के केस में भी वही बात होगा, ब्रोमीन के केस में भी वही बात होगा। लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजदीक कहाँ है, यहाँ पर गौर करोगे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नियरर टू ईच अदर। किसमें है सबसे ज्यादा नजदीक, बताओ तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोग गौर कर रहे होगे फ्लोरीन के केस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ज्यादा नजदीक है, और फ्लोरीन के केस में चूंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजदीक है, तो बताओ तो रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा होगा फ्लोरीन में। अब फ्लोरीन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन इतना ज्यादा होता है कि वो इस बॉन्ड को कमजोर कर देता है। फ्लोरीन में ये जो दो फ्लोरीन का तीन तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड लेंथ छोटा होने की वजह से ये सारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बहुत करीब आ गया। तो बहुत करीब आ गया तो ये सारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को इतना धकेलता है कि ये बॉन्ड अपने टूट जाना चाहता है। जिस वजह से ये अपने टूटना चाहेगा, तो बताओ तो इस परिस्थिति में ये बॉन्ड मजबूत होते जाएगा कि कमजोर होते जाएगा, ये बॉन्ड कमजोर होते जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड वीक होते चले जाएगा। और जैसे बॉन्ड वीक होते चले जाएगा तो आप लोग बताओ तो इसका बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, घट जाएगा। और यही वजह होता है जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का जो ऑर्डर है बॉन्ड एनर्जी का, वो कुछ इस तरह से होता है। दिखा आप लोगों को बच्चों कि यहाँ पर, और ये रटना है क्योंकि एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और कई तरह के एग्जाम में अलग अलग तरह से ये आता ही, और इसका जरूरत हम लोगों को अभी ऊपर ऑक्सीडाइजिंग पावर को डिटरमाइन करने में भी लगेगा। तो याद करो तो जल्दी 1 मिनट ले लेते हैं। क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्रोमीन का, फ्लोरीन का उसके बाद, और सबसे कम जो होता है बॉन्ड एनर्जी किसका होता है बच्चों, आयोडीन का। तो पढ़ क्या रहे हैं, भूल जाते हो आप लोग। अरे भैया पढ़ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर, और ऑक्सीडाइजिंग पावर में सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया किसके बारे में, बॉन्ड एनर्जी के बारे में। और बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताया तो लगले हम लोगों ने देख लिया, लगले मतलब समझते हो ना, लगा ले। तो लगले हम लोगों ने देख लिया क्या चीज के बारे में, हैलोजेंस के बॉन्ड एनर्जी के बारे में। ओके बच्चों, तो अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे बेसिक टर्म पर। अभी ऑक्सीडाइजिंग पावर पर आए नहीं, ऑक्सीडाइजिंग पावर देख रहे हैं, अब हम लोग दूसरा बेसिक टर्म देख लेते हैं, और वो दूसरा बेसिक टर्म होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। याद है, जिसको कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले यानी कि जस्ट पिछले लेक्चर में ऑलरेडी देख रखा है। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन ENTHALPY, जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल देते हैं, या इसको डेल एच इजी से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना। इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक्चुअल मीनिंग होता है टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड ड्यूरिंग गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय 1 मोल ऑफ गैसियस आइसोलेटेड एटम और आयन। ठीक है ना, जैसे कि ये कोई 1 मोल गैसियस आइसोलेटेड एटम है, ये जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो वाजिब है ये A माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये A माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, कि ये A गैस जो है जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो A माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई भी गैसियस आइसोलेटेड एटम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन लेने के दौरान जितना एनर्जी का लेना देना होता होगा, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कब बढ़ेगा, यानी कि कब बढ़ेगा, इंक्रीजेस व्हेन इट बिकम्स मोर नेगेटिव। नहीं कि ये जितना ज्यादा नेगेटिव होगा ना इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, उतना ही ज्यादा होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट
पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग बात करें तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसका रहता है बच्चों? तो हैलोजेंस का। क्यों? अरे बार बार तो वही एक ही लाइन बोल रहे हैं, हम भी बोर हो जा रहे हैं कि कहीं आप लोग बोर ना हो जाए। और वो एक लाइन ये है कि जितने भी हैलोजन होते हैं ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन का कमी रखता है। तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी हैलोजन होंगे ये सब का सब आराम से यानी कि हड़बड़ा के एक इलेक्ट्रॉन लेके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहेगा, यानी कि ये सब का सब इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है इन सबों में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा या बहुत कम? बहुत ज्यादा। इस वजह से जितने भी हैलोजेंस है इन सारे हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा। ओके, अब बहुत ज्यादा तो इनमें अलग अलग है, जैसे कि फ्लोरीन जो है, क्लोरीन जो है, ब्रोमीन जो है, आयोडीन जो है, इनमें अगर पूछा जाए तो नियमतः ऊपर जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है। तो उस आधार पर इन चारों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए? ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए किसकी सबसे ज्यादा? तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाईएस्ट। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता कुछ अलग है। और वो क्या होता है तो इसको हम लोग वैल्यू से बेहतर देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं फ्लोरीन, यहाँ लिख रहे हैं क्लोरीन, यहाँ पर लिख रहे हैं ब्रोमीन और यहाँ पर लिख दे रहे हैं आयोडीन। और साथ ही साथ उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू अगर लिखें तो फ्लोरीन का जैसा कि कल भी हम लोगों ने देखा था -333 किलो जूल पर मोल था ना। क्लोरीन का अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख रखा था तो वो था -349 किलो जूल पर मोल। और अगर ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो ये होता था -325 किलो जूल पर मोल। और आयोडीन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो ये होता था -296 किलो जूल पर मोल। और इसे हम लोग याद भी कर लेते हैं। और ये सब का सब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वहां पर भी मैंने बोला था कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से बहुत ज्यादा है। तो इसका वजह क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का कमी झेलता है फ्रॉम द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और जितने भी हैलोजन है ये सब का सब कितने इलेक्ट्रॉन का कमी झेलता है फ्रॉम द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? 1 इलेक्ट्रॉन का कमी झेलता है फ्रॉम द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जिस वजह से हम लोग क्या पाते हैं कि ये सब का सब हैलोजन जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज्यादा है। इस वजह से इन सबों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप लोग गौर कर रहे होंगे बहुत कम है कि बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। लेकिन अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने क्या देखा था? अभी हम लोगों ने देखा था कि नियमतः सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होना चाहिए? फ्लोरीन का। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है। दिख भी रहा होगा तुम लोगों को, यहाँ पर दिख रहा होगा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू इनमें से सबसे ज्यादा है। तो ऑर्डर में अगर हम लोग सबों को सजाएं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का होता है, तब फ्लोरीन का स्थान आता है और तब ब्रोमीन का और तब जाकर आयोडीन का। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर तुम लोग बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है? क्लोरीन का होता है। ये बात याद रखना, दो बार क्यों पढ़ाएं ये चीज? इस वजह से क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग पावर को समझाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। तो ये वहां पर भी मैंने बताया था कि व्हाई फ्लोरीन हैव लोअर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन, हाउएवर इट शुड हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका वजह क्या होता है कि चूंकि फ्लोरीन का साइज काफी छोटा होता है, जिस वजह से जिसमें कि वैलेंस शेल में ऑलरेडी पहले से 7 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन पहले से पड़ा हुआ है। और 8वां इलेक्ट्रॉन जैसे इसके अंदर आएगा, ये 8वां इलेक्ट्रॉन जैसे इसके अंदर आएगा, छोटे वैलेंस शेल होने के वजह से 8वां इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कंजेशन फील करेगा। और साथ ही साथ ये 8वां इलेक्ट्रॉन बाकी सारे इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा रिपल्सन भी महसूस करेगा, जिस वजह से इस एटम में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति, इस एटम मतलब क्या, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति घट जाएगी। यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है फ्लोरीन की वो भी कम हो जाएगी। आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा क्लोरीन से कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। ठीक है ना बच्चों? अब एक तीसरी प्रॉपर्टी की जरूरत होती है हम लोगों को ऑक्सीडाइजिंग पावर को समझाने के लिए, और वो तीसरा प्रॉपर्टी जो होता है बच्चों वो होता है हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है ना? हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है कि जब 1 मोल कोई भी गैसियस आइसोलेटेड आयन है,
कोई भी गैसियस आइसोलेटेड आयन है, तो उसको जब तुम पानी में हाइड्रोलाइज करोगे, उसको एक्वस में जैसे यानी कि वाटर में हाइड्रोलाइज करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये A माइनस जो है, A माइनस गैस से क्या बन जाएगा, A माइनस एक्वस। तो इस दौरान हाइड्रोलाइसिस के दौरान जितना एनर्जी रिलीज होता है, इसमें हमेशा ये हमेशा याद रखना एक्सोथर्मिक है, तो ये हमेशा जितना एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को ही हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, हाइड्रेशन एनर्जी। होता क्या है कि A माइनस तो गैस रहा होगा, जो एक्वस मतलब क्या, वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर में क्या खासियत होता है अगर आप लोग को ध्यान हो तो वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, जिसमें ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज रहता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। तो जैसे A माइनस पानी में आएगा, पानी में जैसे इसको डालोगे तो A माइनस के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल का ये जो पॉजिटिव एंड है ना, वो एक लेयर या इन्वेलप बना लेगा। कैसे, देख लो कि यहाँ पर A माइनस एक्वस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। A माइनस मैंने इस तरह से लिख रखा, देखना ध्यान से, A माइनस ये है और इसके चारों तरफ जो है वाटर, ये देखो HHO, ध्यान से देखना, ये HHO यहाँ पर माइनस, यहाँ पे माइनस, दूसरा HHO, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तीसरा HHO, यहाँ उल्टा लिखना है, प्लस प्लस होगा, H पर प्लस है ना, O पर माइनस होता है, O पर माइनस, ये H प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड से सराउंडेड होगा, दिख रहा है ना। क्यों पॉजिटिव साइड से सराउंडेड होगा, क्योंकि A पर माइनस चार्ज है, तो वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर तो 4 ही वाटर मॉलिक्यूल को मैंने दिखा पाया, लेकिन होता क्या है, A माइनस के चारों तरफ 5, 6, 7, 8, 10 जितना वाटर मॉलिक्यूल संभव है, वो A माइनस के साइज पर निर्भर करता है, उतना वाटर मॉलिक्यूल से ये सराउंडेड हो जाता है, जिस वजह से इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, A माइनस एक्वस, ठीक है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर जब ये A माइनस गैस से A माइनस एक्वस बन रहा होगा, तो वहां पर A माइनस और वाटर मॉलिक्यूल के बीच कुछ इंट्रैक्शन काम कर रहा होगा, नया इंट्रैक्शन का फॉर्मेशन हुआ ना, यहाँ पर नए इंट्रैक्शन का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। तो ये नए इंट्रैक्शन के फॉर्मेशन के वजह से यहाँ कहीं भी केमिकल बॉन्ड बनेगा तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज, इस वजह से ये डेल एच जो होता है हाइड्रेशन एनर्जी, वो निगेटिव होता है कि पॉजिटिव, ये निगेटिव होता है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों की ये जो हाइड्रेशन एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा, ये हाइड्रेशन एनर्जी डिफरेंट हैलोजन के केस में कैसे कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम लोगों को हैलोजन तो 4 ही है ना, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। तो हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में सबसे पहले आप लोग जान लो कि डेल एच हाइड्रेशन ये जो होता है, ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। याद रहेगा कि जितना ज्यादा चार्ज रहेगा, ऑब्वियस सी बात है चार्ज ज्यादा रहेगा, तो तभी तो ये A माइनस पर अगर चार्ज ज्यादा रहता तो क्या होता, वाटर मॉलिक्यूल को ज्यादा खींचता, मतलब ज्यादा हाइड्रेशन होता है, यानी कि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और A माइनस का साइज जितना छोटा रहेगा तो वाटर मॉलिक्यूल के ज्यादा करीब आएगा, तो ज्यादा करीब आएगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो हाइड्रेशन भी ज्यादा होगा, यानी कि साइज जितना छोटा हाइड्रेशन एनर्जी उतना ही ज्यादा। तो हम लोग हैलोजन आयन में अगर बात करें, या हेलाइड आयन जिसको हम लोग बोल देते हैं, इसमें साइज बताओ तो बच्चों किसका ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा, और हम लोगों ने यहाँ देखा कि साइज जितना छोटा हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज्यादा। तो बता दो तो इन सबों में से सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसका होगा, इन सबों में हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों, फ्लोराइड का होगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर हम लोगों ने सीख लिया क्या क्या चीज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में जाना, हैलोजन डिफरेंट हैलोजन के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में जाना, और किस बारे में जाना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में जाना, और किस बारे में जाना, तो हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में। क्या क्या चीज हम लोगों ने जाना, बॉन्ड एनर्जी के बारे में जाना, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में जाना, और तीसरा जो है हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में जाना। बॉन्ड एनर्जी जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर निगेटिव हैलोजन के केस में, और हाइड्रेशन एनर्जी तो हमेशा निगेटिव होता ही है। अब हम लोग बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक बार शॉर्ट व्यू ले लेते हैं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है और रिडक्शन क्या होता है। जैसे कि ये कोई एक एटम है, ये एटम जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली कॉल्ड रिडक्शन, यानी कि ये प्रक्रिया जो है ये क्या है बच्चों, रिडक्शन। और यहाँ पर जो खुद रिड्यूस हुआ ये किस तरह से काम करता है, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट, ठीक है, याद रहेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड द स्पीशीज दैट गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यानी कि जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अब कोई दूसरा एलिमेंट है बी, मान लो ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इलेक्ट्रॉन जैसे लूज करेगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, कि इलेक्ट्रॉन का लॉस जो होता है बच्चों वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और वो स्पेसीज जो कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, उसे हम लोग बच्चों क्या नाम दे देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोल देते हैं। नीट के एग्जाम में ये सब जो होता है ना आएगा। नीट का एग्जाम में क्या होता है, नीट के एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो जब भी क्वेश्चन को कंपेयर करोगे आप ई सीरीज और एम सीरीज का, तो ऑब्वियस सी बात है एम सीरीज का क्वेश्चन हमेशा आसान होता है। और वो भी एम सीरीज का अगर कोई क्वेश्चन टेढ़ा बोका टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा ना, तो वो देखना जरूर केरला पीएमटी का होगा, अजीब अजीब जगह का, मतलब अमेरिका का होगा, लंदन का होगा, इसी सब टाइप का एम सीरीज का क्वेश्चन आप लोगों को टेढ़ा बोका मिलेगा। समान एग्जाम जो होता है मेडिकल का, यानी कि नीट या फिर एम्स जो कि अब हट ही गया, तो इन सारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आप लोग गौर करोगे वो सारे क्वेश्चन काफी आसान और बेसिक होते हैं, जिसको कि मैं हमेशा बार बार दोहराता हूं। ये बेसिक बात है जो अभी मैं यहाँ पर बता रहा हूं। ये क्या है, ये जो टॉपिक हमको पढ़ाना है, टॉपिक क्या पढ़ाना है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन, उससे कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। फिर भी इन बेसिक बातों को क्यों मैं ज्यादा स्ट्रेसफुली बताता हूं, क्योंकि अगर जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हैं वो भी अगर भूल चुके होंगे तो उनके दिमाग का वॉशअप हो जाएगा और क्या हो जाएगा कि वो ज्यादा साफ हो जाएगा। और जो नहीं जानते होंगे उनको भी ये जानकारी में आ जाएगा। तो जानकारी में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उन बेसिक क्वेश्चंस जो नीट वगैरह एम्स वगैरह में पूछा जाता है या फिर आईआईटी मेंस में पूछा जाता है, तो उसे आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हम लोग उड़ते हैं, उड़ते कैसे हैं कि हम लोग का दिमाग जो होता है वाईफाई की तरह काम करता है। हम लोग का दिमाग जो होता है वो किस तरह से काम करता है, वाईफाई। दोस्त, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, इंटरनेट, अलग अलग तरह का मेंटर, मोटिवेटर जो कि खुद फेल हो चुका है, जो जिंदगी में कुछ नहीं किया और कई तरह के एक्सपर्ट जो कि सक्सेसफुल लोग हैं, उन लोगों से हम लोग इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। अरे कोई बोला ये किताब बनाओ, कोई बोला ऐसे पढ़ो, कोई बोला टांग उठा के पढ़ो, कोई बोला आसमान में कूद जाओ, कोई बोला ऐसे पढ़ो, कोई बोला कुआं में आग लगा दो, इस तरह से पढ़ो। अरे भैया हम लोग कर होते क्या है ना, हम लोग फंसते हैं उन सारे सजेशंस में। जो एक कॉमन सा बात होता है, वो कॉमन सा बात होता है बेसिक को पढ़ना है, डीपली पढ़ना है और मेहनत हमेशा करना है। तो मेहनत कहाँ करते हैं, दूसरों से ज्ञान लेने में, दूसरों से ज्ञान लेने, और कभी कभी ज्ञान बांटने में भी, कि जो अच्छा पढ़ने वाला है उसको भी डेविएट करने में। तो अपना समय उधर बर्बाद ना करो। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में अगर मैं 100 बातों को बता रहा हूं, हो सकता है उस 100 बातों में से एक क्वेश्चन तो जरूर बन जाएगा। हर वीडियो में 365 दिन हम पढ़ाएंगे अगर आप लोगों को 365 लेक्चर, जो कि इतना लेक्चर होता नहीं है। तो इतना लेक्चर में क्या कुछ भी, क्या घास छिलने बता रहे हैं क्या, कि घास का उत्पादन कैसे किया जाता है, गोबर से कंपोस्ट खाद कैसे बनाया जाता है, वो सब चीज पढ़ा रहे हैं क्या? सब जरूरी चीज ही तो पढ़ा रहे हैं। तो उन सारी चीजों को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लोगे और सीख जाओगे, याद होकर लोगे, तो क्या कोई भी एग्जाम बचेगा क्या? नहीं बचेगा। इस वजह से इधर उधर ज्ञान लेने में अपना समय बर्बाद नहीं करो, कंटेंट पर दिमाग लगाओ। कंटेंट, ये बेसिक बातों, उस पर काम करो तो इजीली सारा चीज बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने 4 बेसिक बातों को यहां पर जाना। वो 4 बेसिक बातें क्या क्या थी? बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता गया, जो कि अभी तक भूल गए होंगे। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो स्पीशीज खुद ऑक्सीडाइज होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो स्पीशीज खुद रिड्यूस होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि आप लोग तभी से बोर हो रहे होंगे। और वो मेन टॉपिक क्या था? वो था ऑक्सीडाइजिंग पावर। लेकिन यहां पर ऑक्सीडाइजिंग पावर स्पेशली किसके लिए? फॉर हैलोजेंस। ठीक है, तो हैलोजन जो होता है ना, जितने भी हैलोजन होते हैं, ऑल हैलोजेंस, जितने भी हैलोजन, कौन कौन भैया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्ट एज वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब का सब बहुत ही तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब क्या होता है
ये क्यों पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है? तो उसका वजह वही है कि इन सारे हैलोजेंस में चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन कम रखता है फ्रॉम द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ऑब्वियस सी बात है कि ये सब का सब, फ्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर F- बनाएगा, क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- बनाएगा, ब्रोमीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर Br- बनाएगा, और आयोडीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर I- बनाएगा। और ये जितना भी F-, Cl-, Br-, I- बना, ये सब का सब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर किया। तो ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब का सब एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने के टेंडेंसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, इसे हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। और जो ये सारा एलिमेंट चूंकि इलेक्ट्रॉन लेकर मतलब रिड्यूस होता है, इस वजह से ये सब का सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कैसा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहां पर अगर बच्चों आप लोगों को देखा जाए और पूछा जाए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और अपने पास आयोडीन है, जो कि यहाँ पर जगह बन भी नहीं रहा है, तो यहाँ पर आयोडीन है, ठीक है ना। इन सबों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी किसका होगा? तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को ही तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन का। तो इस आधार पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन का, तो क्लोरीन शुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन जो है सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। लेकिन होता कुछ अलग ही है, होता है फ्लोरीन दुनिया का सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब पावरफुल ही नहीं, भयानक पावरफुल। अगर आप लोगों को ध्यान से हम यहाँ पर वैल्यूज के हिसाब से समझाएं, तो वैल्यूज के अनुसार हम लोग देखते हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो यहां पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनॉट रिडक्शन का वैल्यू अगर फ्लोरीन के लिए देखा जाए तो ये +2.87 वोल्ट है, ठीक है। क्लोरीन का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो 1.40 वोल्ट होता है। ब्रोमीन का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो होता है 1.09 वोल्ट, और आयोडीन का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो 0.62 वोल्ट के बराबर हो जाता है। ऐसे एस्टेटाइन का अगर हम लोग देखें तो एस्टेटाइन का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो माइनस में चला जाता है 0.3 वोल्ट। खैर इसकी हम लोग बात भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। लेकिन ये F2 का, Cl2 का, Br2 का और I2 का। तो यहां पर आप लोग क्या देख रहे हो? चूंकि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा है बच्चों? ई नॉट रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चूंकि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, इस वजह से ये सबसे ज्यादा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब होता है टेंडेंसी टू रिड्यूस। बस इतना समझो कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा मतलब किसी भी एलिमेंट में रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा। तो चूंकि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा है, इस वजह से ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगा वो किसका ज्यादा होगा बच्चों? वो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा। यानी कि इन सबों में सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो किसका होगा बच्चों? तो वो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा। तो ये फ्लोरीन का एक्सेप्शनली हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर का वजह क्या होता है? यानी कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं, समझ रहे हो? क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, तो क्लोरीन सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। लेकिन फ्लोरीन दुनिया का सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्यों? और यहां पर भी सबसे तगड़ा नहीं, आप लोग गौर करोगे इस वैल्यू के गैप को अगर आप लोग देखो तो फ्लोरीन का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हाफ से भी कम होता है क्लोरीन का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इन सब का तो और भी कहीं ज्यादा कम होता है। तो इस आधार पर फ्लोरीन बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जबकि इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से बहुत कम होता है। तो वही वजह दरअसल हम लोगों को जानना है। तो इसके वजह को एक्सप्लेन कैसे करा जाता है? तो इसके वजह को एक्सप्लेन करने के लिए ये बोला जाता है द ऑक्सीडाइजिंग पावर, देखना ध्यान से, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडाइजिंग पावर नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी but also upon
हाइड्रेशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, यानी कि हम क्या बता रहे हैं, कोई भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर निर्भर नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अलावे ये बॉन्ड एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पर भी निर्भर करता है। इस बात को समझना बच्चों, ठीक है। वो कैसे, तो एक एग्जांपल लेकर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे कि ये कोई हैलोजन है, हैलोजन को मान लो X2 से रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना, X2 गैस है। तो यहाँ स्टेप वाइज हम लोग देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन कैसे कैसे होता है। तो ये हम लोग लिख रहे हैं स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्टेप 1 में ये जो हैलोजन है X2, ये सबसे पहले टूटेगा, ये अपने अंदर का बॉन्ड तोड़ेगा, X और X बॉन्ड है ना, तो वो टूटेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा किसमें, 2X गैस हो गया, यानी कि Cl2 से 2Cl हो गया, F2 से 2F हो गया, I2 से 2I हो गया, Br2 से 2Br हो गया। तो इस दौरान जितना एनर्जी लगा होगा उस एनर्जी को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, यहाँ पर डेल H जो होगा वो क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना। और यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस D होगा। लेकिन मान लो अगर हम लोगों को एक हैलोजन का जरूरत है, यानी कि यहाँ पर हाफ X2 अगर हम लोग कर दें तो यहाँ पर ये 2 हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। तो अब अगर बताओ कि यहाँ पर कितना एनर्जी खर्च होगा, तो यहाँ D/2, क्योंकि पूरे रिएक्शन में हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए। सिर्फ ध्यान देना है ये कौन सा एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, तो अब हम लोग स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है कि ये जो X गैस था, अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 मोल ऑफ गैसियस आइसोलेटेड एटम एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये बन क्या जाएगा, X माइनस बन जाएगा। X माइनस बन जाएगा तो इस दौरान जितना एनर्जी का लेना देना होता है, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड दिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ EA, मान लेते हैं EA से रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और स्टेप 3 में क्या होगा बच्चों कि ये जो X माइनस गैस यहाँ पर बना ना, ये X माइनस गैस जो है ये पानी के साथ मतलब एक्वस में हाइड्रोलाइज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, X माइनस एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस दौरान जितना एनर्जी का लेना देना होगा उस एनर्जी रिलीज होगा कितना, तो उस एनर्जी को मान लेते हैं माइनस ऑफ H, दिस इज व्हाट, दिस इज हाइड्रेशन एनर्जी। यानी कि ये हैलोजन जो है, यहाँ पर जो आप लोगों को हैलोजन नजर आ रहा है, ये X माइनस में जो कन्वर्ट होता है X2 से X माइनस या Cl2 से Cl माइनस जो बोल दो, तो वो 3 स्टेप में होता है। कौन कौन सा स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में क्या होता है कि ये हैलोजन का बॉन्ड टूट के वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में आया और उस दौरान जितना एनर्जी का लेना देना होता है उस एनर्जी को हम लोग क्या नाम देते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 क्यों किए हैं, क्योंकि दोनों साइड हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई किए थे। स्टेप 2 में क्या हुआ, ये जो X गैस है ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और लेकर क्या बन गया, X माइनस, और उस दौरान चूंकि इलेक्ट्रॉन लिया तो उस दौरान जितना एनर्जी का रिलीज होना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और अब जो ये X माइनस है ये पानी में हाइड्रोलाइज हो गया, X माइनस एक्वस बना, तो उस दौरान जितना एनर्जी रिलीज होगा उसको हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, हाइड्रेशन एनर्जी। अब इन तीनों रिएक्शन को जोड़ते हैं, देखो ध्यान से। अब जैसे इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो X गैस कट जाएगा ना, दिखा ये X गैस और X गैस कट गया। उसके बाद ये X माइनस गैस और X माइनस गैस भी कट गया, तो जो बाकी बचा उसे हम लोग लिख देते हैं। तो यहां से हाफ X2 आया, दिख रहा होगा तुम लोगों को, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक्वस जो है वो तो रहेगा, एक्वस मतलब पानी हाइड्रोलाइज हुआ, तो ये क्या चीज है, इस साइड बच जाएगा, सब कुछ कट जाने के बाद X माइनस एक्वस जो है ये बच जाएगा, है ना बच्चों। तो ऑब्वियस सी बात है ये हुआ मेन रिएक्शन ऑक्सीडेशन का, दिस इज द मेन रिएक्शन ऑफ, ये जो है ये क्या चीज है बच्चों, दिस इज द मेन रिएक्शन, दिस इज मेन रिएक्शन, ये जो है मेन रिएक्शन फॉर क्या चीज, फॉर रिडक्शन ऑफ हैलोजन, मतलब हैलोजन जो है खुद रिड्यूस हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पर जो इस दौरान एनर्जी का लेना देना हुआ उसको हम लोग डेल H रिडक्शन बोल देते हैं। तो डेल H रिडक्शन क्या होगा, यहाँ हेसेस लॉ के अनुसार, थर्मोडायनेमिक्स में जो हेसेस लॉ हम लोग पढ़ते हैं उसके अनुसार क्या होगा, इन सारे एनर्जी को जोड़ देंगे, तो सारे एनर्जी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस D/2 माइनस EA और माइनस H, यानी कि ये जो रिडक्शन हुआ हैलोजन का, तो हैलोजन के रिडक्शन के दौरान इतना एनर्जी का लेना देना हुआ। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि E नॉट रिडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल H
रिडक्शन, ठीक है। और डेल एच रिडक्शन जो यहाँ पर आया ना, ये सबसे ज्यादा होता है किसके लिए, ये डेल एच रिडक्शन इज मोस्ट निगेटिव, डेल एच रिडक्शन जो हम लोग देख रहे हैं इट इज मोस्ट निगेटिव फॉर किसके लिए, फ्लोरीन। ये सबसे ज्यादा निगेटिव होता है किसके लिए, फ्लोरीन के लिए। इस वजह से फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इस वजह से, यानी कि सो दैट फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमॉन्ग हैलोजेंस। इसी वजह से हैलोजेंस में से सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो कौन होता है बच्चों, फ्लोरीन। याद रहेगा तो वही चीज एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्लोरीन का होता है, लेकिन फ्लोरीन सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऐसा क्यों? तो आप लोग जवाब दोगे कि भले ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर सिर्फ और सिर्फ, कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर नहीं, बल्कि बॉन्ड एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पर भी निर्भर करता है। वो कैसे कि जैसे कि कोई भी स्पीशीज का, जैसे कि कोई भी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो दरअसल वो 3 स्टेप में इलेक्ट्रॉन का लेना देना करता है। वो 3 स्टेप क्या होता है, पहले बंधन टूटता है, तब वो इलेक्ट्रॉन लेता है, तब वो हाइड्रोलाइज होता है। और इन तीनों स्टेप के दौरान बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी तीनों का लेना देना होता है। और इन तीनों तरह के एनर्जी का सम, इन तीनों तरह के एनर्जी का सम जो होता है वो सबसे ज्यादा निगेटिव किसके लिए होता है बच्चों, वो फ्लोरीन के लिए, चूंकि सबसे ज्यादा निगेटिव होता है। और ज्यादा निगेटिव करने का मतलब, ये वैल्यू सबसे ज्यादा निगेटिव होने का मतलब क्या, ये वैल्यू सबसे ज्यादा निगेटिव मतलब ये वाला रिएक्शन जो होगा ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि ये वाला इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा। इस वजह से फ्लोरीन जो होता है वो सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है अमॉन्ग ऑल दी हैलोजेंस। इस बात को मेरे ख्याल से अब आप लोग लिख लोगे कॉपी में, ठीक है ना। तो चूंकि फ्लोरीन सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इवन बाकी सारे हैलोजन का डबल से भी ज्यादा, तो क्या देखोगे कि फ्लोरीन जो होता है, यदि फ्लोरीन गैस है उसको बाकी किसी हैलोजन के साथ 2x माइनस के साथ ट्रीट करोगे तो फ्लोरीन खुद रिड्यूस हो जाएगा और ये 2f माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी हैलोजन को वो X2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसी वजह से तो फ्लोरीन सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन यहां पर हैलोजन क्या हो सकता है, हेयर X में भी क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, ब्रोमीन को भी कर सकता है और आयोडीन को भी कर सकता है। तो ऐसा ही एक और रिएक्शन लिखते हैं कि अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो होता है ये भी कई तरह के हैलोजन को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे हैलोजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। लेकिन किसको, हेयर एक्स में भी कौन कौन सा, तो ब्रोमीन को और आयोडीन को, याद रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट एक और हम लोग लिख लेते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ब्रोमीन जो होता है ये भी कई तरह के हैलोजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है और खुद T2Br माइनस में रिड्यूस हो जाएगा और इधर जो है हैलोजन बन जाएगा। तो यहाँ पर हैलोजन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। तो ये जो 3 रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इस तीनों रिएक्शन से क्या पता चला आप लोगों को, इन तीनों रिएक्शन से ये पता चला कि फ्लोरीन जो होता है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्लोरीन जो होता है वो ब्रोमीन और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है और ब्रोमीन जो होता है वो आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और उससे ज्यादा, उससे कम कौन, क्लोरीन, और उससे कम जो होता है ब्रोमीन, और उससे कम आयोडीन। ये जो है क्या चीज है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। तो यानी कि फ्लोरीन जो है वो किसको किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। क्लोरीन किसको कर सकता है, आयोडीन और ब्रोमीन को। ब्रोमीन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। अगर बच्चों हम लोग वाटर के रिएक्टिविटी से कंपेयर करने की कोशिश करें इस ऑक्सीडाइजिंग पावर को, तो उसे आप लोग जरा ध्यान से देखना। तो आप लोग याद रखना कि जब आप लोग फ्लोरीन को वाटर के साथ ट्रीट करोगे ना, तो फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके बना लेता है HF और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। याद रहना है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेरे ख्याल से याद हो भी जाएगा कि फ्लो, इसको बैलेंस भी कर लेते हैं हम। यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं 4 और यहाँ लिख देते हैं 2 और यहाँ भी लिख देते हैं 2। तो देखो तो अब बैलेंस हो गया। यहाँ पर क्या मैंने बताया कि जब आप लोग फ्लोरीन को वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो ये क्या चीज बनेगा बच्चों, ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ फ्लोरीन का -1 और ऑक्सीजन का 0। तो क्या दिख रहा है,
फ्लोरीन 0 से -1 हुआ यानी कि फ्लोरीन खुद जो है रिड्यूस हुआ, और ऑक्सीजन जो है -2 से 0 हुआ यानी कि ऑक्सीजन जो है खुद ऑक्सीडाइज हुआ। और जो खुद रिड्यूस होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है कि नहीं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, क्लोरीन जो है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो याद रखना, जब क्लोरीन को सामान्य रूप में आप लोग वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है और बनाता है HCl और HClO। ये जो है दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड और ये जो है हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है ना। इसी तरह ब्रोमीन को भी बच्चों अगर आप लोग वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो ब्रोमीन भी कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज में, HBr और HBrO में। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की अगर आप लोग बात करो तो देखो क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ -1 यहाँ +1, तो यहाँ पर क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज भी हो जा रहा है और क्लोरीन ही रिड्यूस भी हो जा रहा है। दिख रहा है कि आप लोगों को बच्चों, ये ब्रोमीन जो है यहाँ पर वही प्रक्रिया 0 से -1 यानी कि रिड्यूस भी हो जा रहा है, और ब्रोमीन ही बच्चों ये 0 से +1 यानी कि ऑक्सीडाइज भी हो जा रहा है कि नहीं बच्चों। तो आप लोग क्या देखे कि क्लोरीन और ब्रोमीन एक तरह से रिएक्शन कैरी करता है क्या चीज के साथ, वाटर के साथ। लेकिन याद रखना ये सारा रिएक्शन है एक डेफिनेट कंडीशन है। वो डेफिनेट कंडीशन क्या है, रूम टेम्परेचर पर अगर हम लोग काम करेंगे तब। अलग अलग कंडीशन में कभी कभी गौर करोगे ना, यहाँ हाइपोहेलस एसिड के बजाय कभी पर क्लोरस एसिड या क्लोरस एसिड भी बन जाता है। यहाँ हाइपोब्रोमस एसिड के साथ साथ ब्रोमस एसिड या पर ब्रोमिक एसिड वगैरह भी बन जाता है कि नहीं। अब हम लोग आयोडीन का रिएक्शन देख लेते हैं। तो आयोडीन में कुछ खतरनाक बात होता है। आयोडीन जो होता है वाटर के साथ कभी रिएक्शन नहीं देता है। आयोडीन जो है वाटर के साथ रिएक्शन देता है, बिल्कुल नहीं देता है। यहाँ पर जो ये फ्लोरीन वाला रिएक्शन है ना, ये फ्लोरीन वाला रिएक्शन, इसी को रिवर्स करके अगर आप देख लो कि यानी कि ये HI है, HI को अगर ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर दोगे तो उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। देखना, यानी कि आयोडीन वाटर के साथ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देता है, लेकिन अगर आप लोग HI को यानी उल्टा रिएक्शन की बात कर रहे हैं 4HI, इसको ऑक्सीजन के साथ अगर आप लोग ट्रीट करो तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, I2 और साथ में H2O। तो क्या आप लोगों को पता चला कि ये वाला जो आयोडीन का रिएक्शन है कुछ उल्टा टाइप का रिएक्शन। उल्टा टाइप का रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है। देखो ऑक्सीजन 0 से -2 हो गया और आयोडाइड -1 से 0 हो गया, मतलब यहाँ पर आयोडीन का खुद ऑक्सीडेशन हो गया है और ऑक्सीजन का क्या हो गया है बच्चों, रिडक्शन हो गया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा ही होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है इसमें कोई भयानक तामझाम नहीं होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक फायदा भी है कि अगर आप लोग ध्यान से देखो समझो तो चीजें अगर आप लोगों के दिमाग में चली गई तो इससे क्वेश्चन बस इतने ही कॉन्सेप्ट से बनना है, कुछ और नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तो क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पर इस वाले हिस्से में सीखा कि फ्लोरीन को अगर आप लोग ट्रीट करोगे वाटर के साथ तो वो वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा ऑक्सीजन में। क्लोरीन वाटर के साथ और ब्रोमीन वाटर के साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है। किसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें सेमी स्पेसीज ऑक्सीडाइज भी हो जाए और रिड्यूस भी हो जाए, सेमी स्पेसीज ऑक्सीडाइज भी हो जाए और रिड्यूस भी हो जाए। तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर में डिस्प्रोपोर्शनेट होकर हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइपोक्लोरस एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइपोब्रोमस एसिड, नाम वाम याद रखना रे भैया। लेकिन आयोडीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। आप लोग गौर करोगे आयोडीन जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। आयोडीन का उल्टा रिएक्शन होता है। आयोडीन HI मतलब आयोडाइड आयन को ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देता है क्या चीज में, आयोडीन में। तो इसलिए अगर ऑक्सीजन को भी टेबल में हम लोग शामिल करें ऑक्सीडाइजिंग पावर के टेबल में, तो बताओ तो सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद बच्चों कौन होगा, आयोडीन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का टेबल है। और अगर ओजोन को भी डाल दें इसमें तो देखो तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ओजोन, याद रखना, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद आयोडीन। ये क्या चीज का ऑर्डर है बच्चों, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का है। तो बच्चों यहां पर मैंने कोशिश करी कि हर चीज को एकदम बेसिक तौर पर एकदम बारीकी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है मैंने। अगर आप लोग नहीं समझे होंगे तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करो कि सर ये वाला हिस्सा समझ में नहीं आया, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैसेज करो कि अगर वहां पर कुछ नहीं समझ में आया है तो वो वहां पर हिंट करो और वहां पर थोड़ा
रिक्वेस्ट टाइप से मैसेज कर देना कि सर ये चीज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप प्लीज एक बार और डिस्कस कर दें, तो जरूर हम अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वहां पर उस चीज को एक बार डिक्टेटिव मैनर में समझा देंगे। जहां तक हम समझते हैं कि हर चीज को बेसिक तौर पर तो मैंने समझाया ही है, और आज के लेक्चर में ही नहीं, हर किसी लेक्चर में। तो आप लोगों को क्या करना है आज के दिन करना है आप लोगों को, चूंकि आज सूर्य का ग्रहण है, अगर था तो आप लोग नहा धो के इस वीडियो को देखना, नहा धो के आप लोग के दिमाग पर जितना ग्रहण लगा होगा भगवान करे वो सारा ग्रहण निकल जाए। ये एक खगोलीय घटना है, खगोलीय घटना, लेकिन हम लोग इसमें मान्यताओं के अनुसार भी बहुत सारे काम करते हैं। तो ये देखा जाता है कि जो बच्चा आज एक दृढ़ निश्चय कर लेता है, दृढ़ निश्चय कि मैं सूर्य देवता का प्रण लेता हूं इस ग्रहण के समय, कि अब मैं सर की बातों को अच्छे से समझूंगा, अच्छे से मानूंगा, उन लोगों के जिंदगी में बहुत सारी तरक्की देखी जाती है। ठीक है ना? तो इस वजह से आप लोग प्लीज 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 वीडियो को नियत समय पर देखो, 5:30 AM और 5:30 PM, और धीरे धीरे ये वीडियो हटाने का टाइमिंग, अभी तक तो मैं 1-1, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा छोड़ देता था, अब धीरे धीरे 1 घंटे पर मैं आ जाऊंगा। यानी कि जो 50 मिनट का वीडियो है ना, अगर मान लो तो 50 मिनट के बाद वीडियो हट जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आप लोग धीरे धीरे टाइमिंग पर, और वीडियो को उसी समय देखो, अपने मोबाइल के टोकरी में जमा कर करके वीडियो को सड़ाने की कोशिश नहीं करो, वो सड़ेगा, कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। दुनिया में आप लोगों के पढ़ाई से जरूरी कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो रियली घर के काम के वजह से वीडियो को नहीं देख पाते, और उन्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मैंने बहुत अच्छा काम किया, घर में पापा मम्मी का हेल्प किया और वीडियो को इग्नोर किया। नहीं बच्चा, अगर आप लोगों को पापा मम्मी का हेल्प करना है तो अपना औकात बना के पापा मम्मी का हेल्प करो। पहले बहुत अच्छा आदमी और बहुत अच्छा व्यक्ति और बहुत अच्छा विद्यार्थी बनकर सफलता हासिल कर लो, और फिर जो है पापा मम्मी के लिए जितना भी हो सके उतना काम करोगे तुम लोग। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग हाइड्राइड्स वगैरह के बारे में देखेंगे। ओके, बाय बाय।